Good afternoon, students. So last topic of the chapter remain. It is the genetic disorders. But before starting the genetic disorders, first of all, we will discuss about the mutation. That what is mutation? हम म्यूटेशन की बात करते हैं कि म्यूटेशन होता क्या है. पहली चीज, म्यूटेशन मीन्स होता है किसी भी टाइप का ऑल्ट्रेशन. ऑल्ट्रेशन मीन्स चेंज आना जेनेटिक मेकअप में किसी भी रीज़न से, आइदर और ड्यू टू ऑफ एनी फिजिकल रीज़न और एनी केमिकल रीज़न. कोई भी अगर आपके डीएनए कंटेंट या जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ जाता है, देन दैट चेंज इज नोन एज द म्यूटेशन. तो म्यूटेशन को आप कह सकते हो, इट इज़ नोन एज द एनी काइंड ऑफ अल्टरेशन इन द क्रोमोसोम. किसी भी टाइप का अल्टरेशन, किसी भी टाइप का चेंज या किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में कोई भी वेरिएशन जो आना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं. तो म्यूटेशन क्या है आपका? अल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का अल्टर होना, और यू कैन से एनी काइंड ऑफ वेरिएशन इन डीएनए कंटेंट. किसी भी फिजिकल या केमिकल रीज़न की वजह से या स्टिमुलाई की वजह से आपके जेनेटिक मेकअप में कोई ना कोई अगर चेंज हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, देन दैट काइंड ऑफ चेंज और वेरिएशन इज नोन एज द म्यूटेशन. अब म्यूटेशन की अगर हम बात करते हैं, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ म्यूटेशन फाउंड. हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा कोई भी सिंगल क्रोमोसोम ही म्यूटेंट हो गया, उसमें किसी भी तरह का डुप्लीकेशन हो गया है, या एक कोई भी क्रोमोसोम का सेट जो है इंसर्ट हो गया, मतलब एक्स्ट्रा सेट उसका आ गया, या कोई भी क्रोमोसोमल पेयर क्या हो गया? डिलीट हो गया. तो म्यूटेशन आपका क्रोमोसोमल लेवल पे भी हो सकता है. क्रोमोसोम में चेंज आ रहा है, कोई क्रोमोसोम इंसर्ट हो रहा है एक्स्ट्रा, कोई क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है, या किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो रहा है. दूसरा, म्यूटेशन आपका जीन लेवल पे भी होता है. जीन लेवल का मतलब एक सिंगल बेस पेयर में चेंज होने से भी म्यूटेशन होता है. तो अगर एक सिंगल बेस पेयर किसी भी डीएनए कंटेंट का कोई भी सिंगल बेस पेयर में किसी भी तरह का चेंज होने से अगर म्यूटेशन हो रहा है, तो वो म्यूटेशन आपका क्या कहलाता है? पॉइंट म्यूटेशन. हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किसी भी, हमें पता है डीएनए कंटेंट में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. और न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर एंड फास्फेट मॉलिक्यूल. तो नाइट्रोजनस बेसिस क्या है? वही बेस पेयर है. तो अगर सिंगल एक नाइट्रोजनस बेसिस में चेंज होने से किसी भी काइंड का म्यूटेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट म्यूटेशन बोल देते हैं. दैट काइंड ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज द पॉइंट म्यूटेशन. और पॉइंट म्यूटेशन का जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन का आपका एक हम लेके चलते हैं यहाँ, एंड दैट इज द सिकल सेल एनीमिया. सो देयर इज द डिजीज सिकल सेल एनीमिया. इसकी डेप्थ आप पढ़ोगे है क्या ये? सिकल सेल एनीमिया में कैसा म्यूटेशन होता है? दैट इज द पॉइंट म्यूटेशन. इसी तरह से ये तो हम सिंगल बेस पेयर चेंजिंग की वजह से हो रहा है. सपोज मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियोटाइड है, उसमें ATCGA, ये कोई भी बेस पेयर है, ठीक है, ये बेस पेयर वहाँ अरेंज है. अब मान लीजिए किसी भी फैक्टर की वजह से यहाँ थाइमीन जो अटैच है, थाइमीन आपका किस में कन्वर्ट हो गया? ग्वानिन में हो गया या साइटोसिन हो गया. थाइमीन की जगह क्या रिप्लेस हो गया? यहाँ ग्वानिन हो गया. बाकी सारा सेम रहा. तो यहाँ पे एक सिंगल बेस पेयर के चेंज होने से क्या होगा? पूरा जेनेटिक मटेरियल आपका चेंज हो जाएगा. तो इस काइंड का जो म्यूटेशन है उसको हमने क्या बोल दिया? पॉइंट म्यूटेशन. तो ये तो हो गया चेंज वाली बात. दूसरा क्या केस होता है? दूसरा केस आपका ये है कि मान लीजिए चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन कोई भी नया बेस पेयर इंसर्ट हो गया या डिलीट हो गया. सपोज AGCTGA, ये कोई भी सीक्वेंस है. इसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे. फिलहाल आप ये मान के चलो ये कोई सीक्वेंस है. अब यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर बेस पेयर चेंज नहीं हुआ, बल्कि बाहर से कोई और बेस पेयर आके यहाँ इंसर्ट हो गया. सपोज यहाँ पे एक और जीन इंसर्ट हो गया, तो आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? AGGCTGA. तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा बेस पेयर इंसर्ट हो गया. या फिर सेकंड एग्जांपल में इंसर्ट कुछ नहीं हुआ, एक डिलीट ही हो गया. तो आपका क्या हो गया? बेस सीक्वेंस ACTGA.
तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, शिफ्टिंग हो रही है न्यूक्लियोटाइड्स की या नाइट्रोजनस बेसिस की। एक नाइट्रोजनस बेसिस के इंसर्ट होने से या डिलीट होने से पूरा का पूरा क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, फ्रेम पोजीशन शिफ्ट हो रही है। डिलीट हो गया तो पोजीशन पहले हो गई, और कोई भी एक एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गया तो औरों की पोजीशन बाद में चली गई। तो इस काइंड का म्यूटेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जाए ड्यू टू एनी इंसर्शन और डिलीशन ऑफ द बेस पेयर। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे म्यूटेशन के आपके, मैंने बताया क्रोमोसोम लेवल पे भी हो सकता है, डीएनए लेवल पे भी हो सकता है, सिंगल नाइट्रोजनस बेसिस में चेंजेस आने से भी म्यूटेशंस होते हैं। तो जो फैक्टर्स हैं, जो मैंने आपको बोला कुछ फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन। सो दैट फैक्टर्स जो म्यूटेशन क्रिएट कर रहे हैं उनको हम कहते हैं म्यूटाजन। तो म्यूटाजन क्या है, म्यूटाजन आर द फैक्टर्स दैट क्रिएट द म्यूटेशन। जो म्यूटेशन क्रिएट करते हैं, जब म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स होते हैं दैट फैक्टर्स आर नोन एज द म्यूटाजेंस। फॉर एग्जाम्पल आप कैंसेरियस सेल में देखते हो, कैंसेरियस सेल में क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी डुप्लीकेशन होने लगता है सेल का। तो कैंसेरियस सेल क्या करती है, कैंसेरियस सेल आपके किसी भी पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल में क्या कर देती हैं, आपका चेंजेस ला देती है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, बहुत सारे कैंसर्स हैं जो आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से होते हैं। तो यूवी रेडिएशन की वजह से अगर कोई कैंसर हो रहा है, कोई म्यूटेशन हो रहा है जेनेटिक मटेरियल में, तो वहाँ पे यूवी रेडिएशंस क्या हो गई, म्यूटाजन का काम कर रही हैं, दे आर द म्यूटाजन। तो ऐसे फैक्टर्स जो आपके म्यूटेशन कॉज करते हैं दैट इज द म्यूटाजन। अब कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसका रीज़न क्या होगा, म्यूटेशन ऑफ एनी काइंड। किसी भी टाइप का म्यूटेशन अगर जेनेटिक मटेरियल के अंदर हो रहा है दैट विल बी द कॉज फॉर द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। तो जब भी हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब होता है ऐसे डिसऑर्डर्स जो आपके अंदर आपके पेरेंट्स से आ रहे हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जो जीन से ट्रांसफर हो रहे हैं, व्हाट इट मीन आपके प्रीवियस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो डिसऑर्डर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। और आपको पता है कि जो जनरेशन टू जनरेशन स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। दैट इज द पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या है, द स्टडी ऑफ many generation to know about any kind of disorders or to know about the changes that takes place within a family। तो किसी भी फैमिली के जनरेशन टू जनरेशन जो हम हायरार्की में स्टडी करते हैं, और वो स्टडी हम करते क्यों हैं, क्या हमें फाइंड आउट करता है, हम उनके ट्रेड्स की एनालिसिस करते हैं। हम ये एनालिसिस करते हैं कि हर जनरेशन में कितना ऑल्ट्रेशन हुआ है या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे ट्रांसमिट हुआ है। तो वो सारा हम इसकी हेल्प से करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। और पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है, इसमें कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम जनरेशन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस की हम बात करेंगे, क्यों हम यह बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे वो किसकी हेल्प से पढ़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पेडिग्री एनालिसिस के कुछ सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, मैंने शायद पहले भी बताया होगा। जैसे अगर मैं स्क्वायर बना रही हूँ, इट इज़ फॉर मेल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल। सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल को। और अगर मेल फीमेल में मैंने ये इस तरह से दिखा दिया, दैट इज़ द मैटिंग, मतलब ये कपल है, मेल फीमेल मैरिजेज है। और अगर ये आपका फुली कलर्ड है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इट इज़ डिजीज्ड। तो बहुत सारे ऐसे सिंबल होते हैं इसमें आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो एक बार उन सिंबल्स को देखना। इन्हीं सिंबल्स की हेल्प से हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं या जनरेशन्स की स्टडी करते हैं। तो जब जेनेटिक डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे तो हमें 2 टाइप्स के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, एंड द सेकंड कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा कैटेगरी है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, मेंडल की अगर हम बात करते हैं, जहाँ भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात हो रही है वहाँ पर
मेंडल ने किस पर वर्कआउट किया था? मेंडल ने वर्कआउट किया था आपके जीन लेवल पे। मतलब मेंडल ने सबसे पहले क्या बताया था? फैक्टर्स के बारे में बात की थी। तो अगर कोई भी ऑल्ट्रेशन या म्यूटेशन एक सिंगल जीन में हो रहा है, या जीन में किसी भी तरह का ऑल्ट्रेशन म्यूटेशन होने से जो डिसऑर्डर्स जनरेट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलेंगे। इससे याद रखोगे क्योंकि मेंडल ने सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो फैक्टर किया था। फैक्टर क्या थे? जीन थे। तो जीन लेवल पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं जेनेटिक मटेरियल में, जिसकी वजह से किसी काइंड का डिसऑर्डर हो रहा है बॉडी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। और क्रोमोसोम लेवल पर जो म्यूटेशन हो रहा है, क्रोमोसोम में कोई भी चेंज होने से अगर किसी भी तरह का डिसऑर्डर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे। सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स फाउंड। जैसे अभी मैंने बात की थी सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था? पॉइंट म्यूटेशन हो रहा था। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब सिंगल एक बेस पेयर में चेंज हो रहा था। सिंगल बेस पेयर का चेंज का मतलब क्या है? केवल एक आपका पर्टिकुलर जीन अफेक्टेड होगा, ओवरऑल क्रोमोसोम या डीएनए अफेक्टेड नहीं होगा। इसी तरह से हीमोफिलिया इज ऑल्सो एन मेंडेलियन डिसऑर्डर। फिनाइलकीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, तो ये सारे क्या है आपके? मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है? सपोज हमने सेल डिवीजन पढ़ा है, ठीक है, आप लोग को पता है एस फेज में क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है। इंटरफेज की एस फेज में क्या होगा? डुप्लीकेशन होता है क्रोमोसोम का। और डुप्लीकेशन क्यों होता है जेनेटिक मटेरियल का? जिससे कि आगे जाके जब वो सेल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो, तो दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो पाए। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है? डुप्लीकेशन तो हो गया क्रोमोसोम का, लेकिन वो आपस में सेपरेट नहीं हो पाते। जब क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा चले जाएंगे किसी भी ह्यूमन में, या किसी भी रीजन से कोई भी क्रोमोसोम का सेट क्या हो गया? डिलीट हो गया। तो किसी भी पर्टिकुलर क्रोमोसोम के सेट का इंसर्ट हो जाना, सपोज ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, मान लीजिए किसी भी रीजन से डुप्लीकेशन हो गया किसी भी क्रोमोसोम का, 47 क्रोमोसोम हो गए, तो इससे क्या होगा? बॉडी में डिसऑर्डर आ जाएगा। मान लीजिए डिलीशन हो गया अगर एक क्रोमोसोम का, तो कितने रह गए? 45 क्रोमोसोम, तो भी डिसऑर्डर आ जाएगा। तो क्रोमोसोमल लेवल पे जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और इसके एग्जांपल आपको क्या पढ़ने हैं? डाउन सिंड्रोम, क्लिंगफिल्टर सिंड्रोम एज वेल एज टर्नर सिंड्रोम। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किसको यूज़ करना होता है? पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प लेनी होती है। तो कुछ चीज़ें हम पेडिग्री एनालिसिस में बात करते हैं, जिससे कि आपको आगे समझ आ जाए। जब भी किसी भी डिसऑर्डर्स को फाइंड आउट करने के लिए या उसकी जनरेशन टू जनरेशन स्टडी करने के लिए हमें पेडिग्री एनालिसिस की नीड होती है। तो जब भी कोई पेडिग्री बनाते हैं, ठीक है, या किसी भी हम डिसऑर्डर की बात करते हैं, डिसऑर्डर लेके चलते हैं, हम मेंडेलियन डिसऑर्डर को ही यहाँ मैं कंसीडर कर रही हूँ पहले। तो डिसऑर्डर जो है आपका, वो डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डोमिनेंट का मतलब होता है ऐसा कोई भी कैरेक्टर जो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरे को सप्रेस कर रहा है। तो इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है? अगर कोई भी डिसऑर्डर या कोई भी कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो वो आपको हर जनरेशन में नज़र आएगा, किसी भी जनरेशन में वो सप्रेस नहीं होगा। और अगर कोई भी कैरेक्टर रिसेसिव है, तो आपको स्किपिंग जनरेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपकी फैमिली में हाइट जो है एक टॉलनेस एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो आपके दादाजी भी टॉल होंगे, आप भी टॉल होंगे, और आपकी आने वाली जनरेशन भी टॉल होगी। ठीक है, तो ये कैसा कैरेक्टर हो गया? डोमिनेंट। अब मान लीजिए टॉल किसी दूसरे की फैमिली में क्या है? रिसेसिव वन है। तो रिसेसिव के केस में क्या होता है? हो सकता है आपके दादाजी तो टॉल हों, लेकिन आपके पापा क्या है? शॉर्ट हाइट है, और फिर आपकी हाइट क्या निकल गई? टॉल निकल गई। तो आपके पापा की जनरेशन में क्या हुआ? ये पर्टिकुलर टॉलनेस का कैरेक्टर स्किप हो गया। तो इस टाइप के कैरेक्टर जो कभी कभी जनरेशन्स में रिप्रेजेंट होते हैं और किसी किसी में स्किपिंग हो जाती है, उनको हम रिसेसिव कैरेक्टर्स कहते हैं। मेंडल लॉ से इसे कोरिलेट कीजिए। जब मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया था, उसमें हमने बताया था कि जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कब एक्सप्रेस करते हैं? जब दोनों एलील्स क्या हो? रिसेसिव हो। ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेस करेंगे ही नहीं, करेंगे, लेकिन हमेशा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स क्या होंगे? रिसेसिव होंगे।
तो इसी के भी यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स टू काइंड के होते हैं, या तो वो डोमिनेंट होता है या वो रिसेसिव होता है। दूसरा डोमिनेंट रिसेसिव की बात हो गई। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही या तो ऑटोसोमल हो सकते हैं या सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं। सेम फॉर द रिसेसिव, इट मे बी ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। एज द नेम मेंशन, इसमें ज़्यादा आपको बताने की नीड नहीं है। 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता है, ऑटोसोमल एज वेल एज सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। ह्यूमन की अगर हम बात करें 44 ऑटोसोम्स होते हैं और आपके 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर कोई भी डिसऑर्डर के लिए आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे। और अगर सेक्स लिंक क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक डिसऑर्डर बोलेंगे। सेम फॉर दोस। तो मान लीजिए कोई भी डोमिनेंट है कैरेक्टर और वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है, तो इस डिजीज़ को हम क्या बोल देंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़। और मान लीजिए कैरेक्टर डोमिनेंट है लेकिन सेक्स लिंक क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है डिजीज़, तो हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज़ या डिसऑर्डर। तो 2 चीज़ें हमें कंसीडर करना होता है डिसऑर्डर्स में। एक तो जो पर्टिकुलर डिजीज़ है वो कैसी है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है डिसऑर्डर जो है। दूसरा, अगर डोमिनेंट है तो ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। इसी तरह से अगर रिसेसिव भी है तो वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो जितने भी हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात किया, चाहे वो फेनाइलकीटोन्यूरिया है, चाहे वो आपका कलर ब्लाइंडनेस है, चाहे हीमोफिलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, तो वो सब क्या है, वो या तो डोमिनेंट होंगे या रिसेसिव होंगे या वो ऑटोसोमल होंगे या सेक्स लिंक्ड होंगे। तो यहाँ मैंने इसलिए आपको ये सारी टर्म क्लियर की है क्योंकि आगे मैं आपको डायरेक्टली ये बताऊंगी कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है कि सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है। और बाद में हम पेडिग्री बनाना भी सीखेंगे कि पेडिग्री देख के हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि पर्टिकुलर डिजीज़ हमारी किस नेचर की है, ऑटोसोमल है या रिसेसिव है या हमारी सेक्स लिंक्ड है। तो ये सारा हम फाइंड आउट करेंगे। आपके एनसीईआरटी में 2 डायग्राम दिए हुए हैं। पेडिग्री एनालिसिस से बेटा बुक लेके थोड़ा बैठा करो। पेडिग्री एनालिसिस में ही आपको 2 पेडिग्री बनी हुई है। पहली पेडिग्री जो है वो आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहली पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को जो रिप्रेजेंट कर रही है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि डिसऑर्डर्स जो कैरेक्टर्स है उसे कलर्ड से दिखाया है। ठीक है, सपोज उस पेडिग्री में क्या दिखाया है कि ये फादर है, मदर इन्फेक्टेड है, इस तरह से। ठीक है, और उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो 4 ऑफस्प्रिंग्स हैं। इनसे जो ऑफस्प्रिंग्स मिली वो कितनी ऑफस्प्रिंग्स मिली, 4 ऑफस्प्रिंग्स। मेल फीमेल 50% चांसेस होते हैं। तो जब 4 ऑफस्प्रिंग मिली उनमें से भी 2 क्या थी, अफेक्टेड थी जस्ट लाइक, और 2 नॉर्मल है। फिर इसकी मैरिज किसी और से हुई, सपोज इन दोनों की जो ऑफस्प्रिंग हुई उसमें भी ऑफस्प्रिंग क्या है, अफेक्टेड हुई। तो व्हाट इट मीन, आप देख रहे हो हर जनरेशन में ये डिसऑर्डर क्या हो रहा है, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये हर जनरेशन में डिसऑर्डर आ रहा है, हर जनरेशन में अफेक्टेड आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसा कैरेक्टर हो गया डोमिनेंट हो गया। स्किपिंग में क्या होता है, स्पीकिंग की कंडीशन सिचुएशन में क्या होता है, मान लीजिए एक कोई भी पेरेंट अफेक्टेड है दूसरा नहीं है, लेकिन F1 जनरेशन में कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं हुआ, सारे नॉर्मल हैं, सब नॉर्मल हैं। लेकिन जब इसकी ये अफेक्टेड नहीं है लेकिन क्या है, ये कैरियर हो सकता है। ये मैं आपको बताऊंगी। कैरियर का मतलब होता है जो कैरी तो कर रहा है डिजीज़ लेकिन वो खुद अफेक्ट नहीं हुआ, किसी और को वो ट्रांसमिट कर सकता है। इसकी शादी हुई किसी भी नॉर्मल से, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, फिर से आपका अफेक्टेड केस आ गया। तो इसमें क्या है, फर्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड आया, सेकंड में अफेक्टेड नहीं आया क्योंकि सेकंड में क्या है, रिसेसिव है, लेकिन थर्ड में फिर से वो अफेक्टेड शो हो गया। तो यहाँ क्या है, जनरेशन स्किप हो रही है, हर जनरेशन में कोई भी कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। तो अगर स्किपिंग जनरेशन वाला केस होता है तो वो रिसेसिव डिसऑर्डर या रिसेसिव कैरेक्टर कंसीडर होता है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो आपके सिलेबस में है वो 3 है एनसीईआरटी में, उनके बारे में आपको पढ़ना है।